बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th है हमारी और सब्जेक्ट है हिस्ट्री का। चैप्टर नंबर है 1, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। तो इसी का पार्ट 4 है और इस चैप्टर का ये आखिरी वीडियो है। इसमें आपके जितने भी बाकी के टॉपिक्स बचे हैं वो डिस्कस हम कर लेंगे। पहला टॉपिक रहेगा आज का हमारा कि व्यापार से संबंधित नीतियों में जो अब हम माल प्राप्त करते हैं, ठीक है, किसी भी व्यापार के लिए, तो वो क्या नीतियां होती हैं। व्यापार कहाँ तक फैला हुआ था, ओमान और मेसोपोटामिया के संबंध में पढ़ेंगे। हड़प्पा के जो शासक थे, हड़प्पा सभ्यता के शासकों के बारे में इतिहासकारों का क्या मानना है, इसके बारे में समझेंगे। देन अतीत जो था उसको जोड़कर जो पूरा करने की समस्याएं आई, जिसमें हम मोहरों के बारे में, खोजों के वर्गीकरण के बारे में, धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के बारे में समझेंगे। ठीक है। सबसे पहला टॉपिक, माल प्राप्त करने से संबंधित नीतियां। सबसे पहली नीति है बस्तियां स्थापित करना। दूसरी नीति है अभियान को भेजना। बस्तियां यानी कि जिस पर्टिकुलर एरिया पे अगर आपको कोई चीज मिली है तो वहां पे आपने बस्तियां बसा दी। अभियान का मतलब जिस एरिया में आपको कुछ चीज मिली है, ठीक है, खनिज मिला है, तो आपने क्या किया, इस एरिया पे मिला है तो आप यहाँ पे कुछ लोगों को भेजते हैं, वहाँ के समुदाय से कॉन्टैक्ट करते हैं और अपना व्यापार करने लग जाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले बस्तियां देखो तो नागेश्वर और बालाकोट, ठीक है, यहाँ पे मात्रा नहीं है, हाँ, नागेश्वर और बालाकोट ये ऐसे स्थान थे जहाँ पर शंख आसानी से मिल जाता था। तो शंख को प्राप्त करने के लिए वहां पे क्या कर दी, बस्तियां स्थापित कर दी। फिर अफगानिस्तान जो था, यहाँ पे शोतुघई नामक जो स्थान है, यहाँ पे नीले रंग का एक पत्थर जिसे हम लाजवद मणि कहते थे वो मिलता था। वहीं लोथल से हमें कार्नेलियन, सेलखड़ी, धातु ये सभी मिलती थी। तो यहाँ पर हम अपनी बस्तियां स्थापित कर देते थे और आसानी से माल प्राप्त करते थे और व्यापार हो जाता था हमारा, सिंपल सा। फिर बारी आ जाती है अभियान भेजने की। तो राजस्थान का खेतड़ी अंचल मान लीजिए जो कि तांबे के लिए, और दक्षिण भारत जो कि सोने के लिए काफी प्रसिद्ध था। तो वहां पे क्या करते थे, हम अभियान भेजते थे और इस अभियान के द्वारा वहां के जो स्थानीय समुदाय थे उनसे संपर्क स्थापित करते थे और फिर आसानी से व्यापार हमारा हो जाता था। अब एक चीज यहाँ पे हमें देखने को मिली कि खेतड़ी अंचल जो क्षेत्र है वहां से हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसे इतिहासकारों ने एक नई संस्कृति का नाम दिया है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। ठीक है। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पा मृदभांडों से भिन्न थे, यानी कि वे मृदभांड जो हड़प्पा सभ्यता में पूरी जगह मिले थे उसमें से इस जगह के जो मृदभांड थे वो काफी अलग थे। यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली है, यानी कि तांबे की वस्तुओं से बनी बहुत सारी वस्तुएं ऐसी मिली हैं जो असाधारण है। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा बेचते होंगे, यानी कि ऐसा माना जाता है कि खेतड़ी अंचल से प्राप्त मृदभांड और जो ये तांबे के जो बड़े बड़े हमें जो स्ट्रक्चर्स मिले हैं उससे ये पता लगता है कि ऐसा हो सकता है कि इस क्षेत्र के निवासी पूरी हड़प्पा सभ्यता को तांबे का व्यापार करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब दूसरा टॉपिक हमारा यहाँ से शुरुआत हो जाता है। पहले तो ये समझ लिया आपने माल प्राप्त करने से संबंधित जो नीतियां हैं उसके बारे में, ठीक है, बस्तियां बसाना और अभियान भेजना। दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारा, उससे पहले आप समझ लीजिए कि अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जस्ट स्मार्ट नॉलेज के नाम से अकाउंट होगा, उसे फॉलो कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। अब बारी आ जाती है कि व्यापार के लिए सुदूर क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करना, यानी कि जो दूर दूर के क्षेत्र हैं उनसे संपर्क को स्थापित किया गया। सबसे पहला क्षेत्र था ओमान। तो ओमान के बारे में हम क्या समझेंगे, तो संभवतः ऐसा माना जाता था कि जो तांबा धातु है वो ओमान से लाया जाता था। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि हो सकता है हड़प्पा सभ्यता की तांबा धातु, जो कि हालांकि अभी हमने देखा था कि कहाँ से भी मिलती है, जो खेतड़ी अंचल है, ठीक है, यहाँ से भी मिलती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है खेतड़ी अंचल, यहाँ से भी मिलती थी। लेकिन कुछ कहते हैं कि ये ज्यादातर व्यापार ओमान से होता था। ओमानी तांबा जो था, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ चित्र भी आएंगे। हाँ देखो, ओमानी तांबे तथा हड़प्पा जो पुरावस्तुएं मिली हैं इन दोनों में ही निकिल के अंश मिले हैं, यानी कि एक तो वो तांबा जो ओमान से लाया जाता था और कुछ ऐसी वस्तुएं तांबे की जो हड़प्पा में मिली हैं वो दोनों में जो निकिल के अंश होते वो पाए गए। तो ऐसा यहाँ पे देखा जा सकता है कि दोनों आपस में व्यापार करते होंगे। एक बड़ा हड़प्पाई मतवान जिसके ऊपर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई जाती थी ओमानी शिलों से मिला, यानी कि देखो
ओमान के तांबे के जो निकिल के अंश हैं वो कहाँ पे मिले हैं? हड़प्पा में। याद रखना, ध्यान से सुनना। ओमान के तांबे के जो निकिल के अंश हैं वो हड़प्पा के तांबे में मिले हैं। वहीं हड़प्पा के कुछ जो मतवान हैं जिसके ऊपर एक मोटी सी परत चढ़ाई जाती है काली मिट्टी की, वो मतवान हमें ओमान से मिले। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों में आपस में व्यापारिक संबंध थे। संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोग इसमें रखे सामान को ओमानी तांबे से विनिमय करते होंगे। ये सिंपल सी एक बात है, ठीक है। तो ओमान से याद रखना है तांबा। दूसरा आ जाता है, अब ये बेसिकली यहाँ पे क्या है कि एक बेलनाकार मोहर है मेसोपोटामिया की, ठीक है। ये कुंवरदार वृषभ का चित्र है, सिंधु क्षेत्र से लाया गया था। यानी कि बेसिकली ये क्या है? ये ऐसा एक व्यापार को दर्शा रहा है कि मेसोपोटामिया जो है, ठीक है, मेसोपोटामिया से जो मोहरें मिली हैं उससे ये पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता से किस तरीके से यहाँ पे व्यापार किया जाता होगा उसके बारे में, ठीक है। तो अब सुदूर क्षेत्रों के संपर्क में आ जाता है मेसोपोटामिया के बारे में। तो क्या है मेसोपोटामिया के बारे में? तो मेसोपोटामिया के लेखों में हमें एक शब्द है जो कि मगान, इस शब्द का हमें उपयोग मिला है। संभवतः ये जो शब्द है वो ओमान के लिए उपयोग होता होगा, यानी कि मेसोपोटामिया, ओमान और हड़प्पा ये तीनों ही आपस में व्यापार के लिए जुड़े हुए थे। इस ओमान नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं, यानी कि सिंपल सी बात है भाई, ओमान से तांबे का व्यापार तो होता है, ठीक है। मेसोपोटामिया के स्थल से जो तांबा मिला है उसमें भी निकिल के अंश है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं हड़प्पा, ठीक है, मेसोपोटामिया और ओमान, इन तीनों के बीच में ही तांबे का जो व्यापार था वो होता था। एक चीज तो आप ये कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद लंबी दूरी के संपर्क में पुरातात्विक खोजों से हमें हड़प्पाई मोहरें, बाढ़, पासे और मनके मिले हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमें मेसोपोटामिया के संदर्भ में भी बताते हैं कि ये जो व्यापार था वो मेसोपोटामिया से भी होता था। मेसोपोटामिया का एक लेख है जिसका नाम है दिलमुन, ठीक है, जो कि वो एक द्वीप था, बहरीन द्वीप, उसके लिए उपयुक्त होता था। तो ये जो दिलमुन शब्द है, उसके बाद मगान, मेलुहा, ये कुछ शब्द हैं जो कि हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। यानी कि हमें पता है, हमने जो मेसोपोटामिया की लिपि है उसे हमने पढ़ लिया है। तो मेसोपोटामिया की लिपि के अनुसार जो दिलमुन शब्द है, मगान शब्द और मेलुहा शब्द, ये शब्द ऐसा माना जाता है कि हड़प्पाई लोगों के लिए किया जाता था, स्पेशली उनके लिए जो हड़प्पा से व्यापार करते थे, ठीक है। लेख मेलुहा, मेलुहा लेख से हमें कई सारे उत्पादों की जानकारी मिलती है, जैसे कि कालीनियन, लाजवद मणि, तांबा, सोना, विविध प्रकार की लकड़ियां, ठीक है। और मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा में, मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता है, ठीक है। अगर मेसोपोटामिया के लेख की हम बात करें तो उसमें मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाजों और नावों का चित्रांकन भी पाते हैं। यानी कि सिंपल सा देखो, आपको व्यापार के बारे में मैं समझा देता हूँ क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो आप इसको समझेंगे ओमान को। तो ओमान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है हड़प्पा। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना, तब आपको समझाता हूँ। ये है हड़प्पा और ये है ओमान, ठीक है। तो हड़प्पा और ओमान के बीच में व्यापार कैसा था? ओमान का जो तांबा था, ठीक है, जिसमें कि निकिल के अंश थे, तो वही निकिल के अंश किसमें पाए गए हैं? हड़प्पा के तांबे में। हड़प्पा के मतवान जिसपे काली मिट्टी की परत चढ़ी होती थी वो कहाँ पाए गए हैं? ओमान में। तो हम ये कह सकते हैं दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध थे। वही सेम चीज जो ओमान के साथ में वही थी मेसोपोटामिया के साथ में, ठीक है। वही सेम चीज किसके साथ में थी? मेसोपोटामिया के साथ में। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखो मेसोपोटामिया कहाँ है, ये रहा। तो मेसोपोटामिया में एक शब्द है जो कि है मेलुहा, ठीक है। अभी मैंने हमने देखा था, ये रहा मेलुहा। तो मेलुहा शब्द हमें कालीनियन, लाजवद मणि, तांबा, सोना और कई प्रकार की जो लकड़ियां हैं उसके बारे में बताता है। तो इन सभी चीजों से हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया से विविध प्रकार के पत्थर, तांबे का व्यापार होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा टॉपिक है और यहाँ पे कंप्लीट हो गया, सिंपल है भाई। अब बारी आ जाती है अगले टॉपिक की, ठीक है। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के शासक। तो भाई देखो, शासक के बारे में समाज में कार्यों को करने के लिए, फैसलों को कार्यान्वित करने के लिए कुछ संकेत हमें मिलते हैं जो कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा तो किए नहीं जा सकते। इसके लिए प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता होगी, यानी कि बहुत बड़े बड़े तौर पर। अब एक हम उदाहरण लेते हैं, मोहनजोदड़ो है, वो कि नियोजित शहरी केंद्र था।
तो उसको नियोजन करने के लिए, उसका कार्यान्वयन करने के लिए एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता, तो उसके लिए प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता होगी, तो वही यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता के शासक के बारे में ये कहा जाता है। उसके बाद हमें यहाँ से एक पत्थर की मूर्ति मिली है, जिसे इतिहासकार जो वो कहते हैं ये एक पुरोहित राजा है। ठीक है, पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई एक पत्थर की मूर्ति को, जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है, एक पुरोहित राजा। अब इसको लेकर 2 से 3 मत हैं। पहला मत क्या है? पहला मत ये कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक थे ही नहीं और वहां की सामाजिक स्थिति एक समान थी। दूसरा मत क्या कहता है कि यहाँ कोई नहीं, बल्कि मतलब यहाँ कोई एक शासक नहीं थे, बल्कि एक सेकंड, क्या लिखा है यहाँ? कोई एक शासक नहीं बल्कि कई शासक थे, यानी कि यहाँ पे पूरे हड़प्पा में कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे शासक थे। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जितने भी स्थल हैं, हर स्थल का अपना शासक होता था। अन्य मत जो है वो ये कहता है कि पूरे राज्य का, पूरी सभ्यता का एक ही शासक था। ठीक है, जो जैसे कि पुरावस्तु में समानता, नियोजित बस्तियां, साक्ष्य जो हैं, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात, बस्तियों के कच्चे माल जो कि स्रोतों के समीप जो स्थापित थे, उनसे ये पता चलता है कि एक ही राजा हुआ करते थे। तो 3 मत हैं, एक जो कहता है शासक थे ही नहीं, एक जो कहता है कि बहुत सारे थे, और एक जो कहता है कि केवल एक ही शासक था। तो यहाँ पर जो है हमें सबसे, अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा अहम कौन लगता है, तो सबसे अंतिम परिकल्पना एक शासक वाली हमें ज्यादा अच्छी लगती है, यानी कि वो सही प्रस्तुत यहाँ पे होती है। तो हड़प्पा सभ्यता के शासकों के बारे में ये कुछ मत थे और ये कुछ जानकारी थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है अतीत से जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। कैसी कैसी समस्याएं हैं? तो विद्वानों को हड़प्पा में जो लिपि मिली है उसको पढ़ने में सफलता अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि लिपि चित्रात्मक है, जिसमें 350 से लेकर 400 शब्द मिले हैं। ऐसे में जो पुरातत्वविद है वो पुरावस्तुएं हड़प्पा की, ठीक है, और जो आभूषण, मिट्टी के बर्तन, धातु और जो पत्थर हैं, उन्हीं के आधार पे हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में सारी जानकारी लेते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी? लिपि को ना पढ़ने की समस्या। अब यहाँ पे आता है कि लिपि नहीं पढ़ी जा सकी, चलो ठीक है। अब हमने जो खोजें की हैं, उन खोजों का बहुत सारे तरीकों से वर्गीकरण किया गया और फिर वर्गीकरण करके उनका अर्थ निकाला गया। एक सबसे पहला सामान्य सिद्धांत था कि प्रयुक्त पदार्थ जैसे कि पत्थर, मिट्टी, धातु, हाथी दांत आदि के संबंध में होना। यानी कि सामान्य सिद्धांत क्या कहता है कि जो भी हमें खोज मिली है, जिस चीज को हमने खोजा है, उसमें हम ये देख लेते हैं कि ये पदार्थ क्यों कैसा है, क्या ये पत्थर है, क्या मिट्टी है, या धातु है, या फिर हाथी दांत है, तो हम उसके संबंध का पता लगाते हैं। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर। हम ये देखते हैं कि कोई पुरावस्तु जो है, क्या वो एक औजार है, क्या वो एक आभूषण है, या फिर दोनों, या फिर किसी अनुष्ठानिक उपयोग की वस्तु है। तो ये देखा जाता है जब हम खोजों का वर्गीकरण करते हैं कि कोई वस्तु क्या है, उसकी उपयोगिता क्या रही होगी, इसके आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। किसी भी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर हमें आधुनिक समय में प्रयुक्त पदार्थों से उसकी समानता पर आधारित होती है। यानी कि हम उस समय की जो पुरावस्तु है उसको वर्तमान से अगर हम थोड़ा मिला जुला के देखेंगे, तो हाँ, हम उसके बारे में थोड़ा बहुत चीजें समझ सकते हैं। जैसे मनके, चक्कियाँ, पत्थर, पात्र। अब मनके हैं तो हम माला जो पहनते हैं, चक्कियाँ जो वो चक्की होती है हाथ से चलाने वाली, पत्थर तो आपको पता ही है, और पात्र जिसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। तो ये आधुनिक समय में भी हम समझ सकते हैं कि इसका उपयोग क्यों होता है, तो उस समय के लिए भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन एक क्रांतिकारी परिकल्पना अगर हो जाए, कौन सी? यदि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ लिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है भाई, तो क्या कर सकते हैं? फिर यहाँ पे है संदर्भ का परीक्षण। अब इसका क्या मतलब है? ये देखा जाता है भाई कि वस्तु जो है वो हमें कहाँ से मिली है, यानी कि क्या हमें वस्तु घर से मिली है, क्या हमें वस्तु नाले में से मिली है, क्या हमें वो कब्र में से मिली है, या फिर किसी भट्टी में से मिली है। तो हम उसके संदर्भ का भी परीक्षण करते हैं, तभी हमें चीजों को पता लगता है। और सबसे आखिरी है, कुछ हड़प्पा स्थलों से हमें कपास के टुकड़े मिले हैं। यानी कि हमने देखा कि हड़प्पा स्थल से हमें बहुत सारे कपास के टुकड़े मिले हैं, लेकिन पहनावे के विषय में उनका उपयोग क्यों किया जाता था, वस्त्र कैसे होते थे, इसके संबंध में
हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। अगर हम जानकारी लेना भी चाहते हैं तो अप्रत्यक्ष साक्ष्य, जैसे कि मूर्तियों में जो चित्र दिए गए हम उसका सहारा लेते हैं। ठीक है, तो खोजों का वर्गीकरण हम किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले सामान्य सिद्धांत देखते हैं कि वो किससे संबंधित है, उसकी उपयोगिता देखते हैं वो किससे संबंध में है, फिर संदर्भ देखते हैं कहाँ से ली गई है, और उसके बाद कपास के बारे में। अब यहाँ पे बारी आती है धार्मिक जो प्रथाएं हैं उनके पुनर्निर्माण के प्रयास की। ठीक है, तो देखते हैं भाई किस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे सारी चीजें। हाँ, आरंभिक जो पुरातत्वविद थे उनको लगता था कि वे वस्तुएं जो असामान्य है, जो नॉर्मल वस्तुएं नहीं है, नॉर्मल यूज में नहीं होती थी, ऐसा मान लेते थे कि जो असामान्य वस्तुएं वो धार्मिक महत्व की रही होंगी। जैसे कि इसको देख लीजिए, क्या ये एक मातृ देवी है या कोई खिलौना है? तो ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। आभूषणों से लदी हुई जो नारी की मूर्ति आप ये देख रहे हो, इसके शीश पर विस्तृत प्रावधान यानी कि मेकअप यहाँ पे किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे मेकअप किया गया है और इतिहासकारों ने इसे एक मातृ देवी की संज्ञा दी है। उसी तरीके से पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां पाई गई हैं, जैसा कि हमने पुरोहित राजा की देखी थी, जैसे कि पुरोहित राजा, इसको भी इसी प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अनुष्ठानिक महत्व, जैसे कि जो विशाल स्नानागार थे, कालीबंगन और लोथल से मिली जो वेदियां हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। तो देखो, धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण की बात करें तो इतिहासकार क्या कहते हैं कि वो वस्तु जो असामान्य है, नॉर्मल नहीं है, वो धार्मिक महत्व की होगी। जैसे कि आप इस मूर्ति को देख सकते हैं, जो कि क्या है, एक माता देवी की मूर्ति है। ठीक है, एक पुरोहित राजा की जो मूर्ति मिली है उसके बारे में, विशाल स्नानागार और जो वेदियां मिली हैं वो इस धार्मिक प्रथा के बारे में एक अहम रोल प्ले करती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद सबसे आखिरी टॉपिक आ जाता है मोहरों के बारे में, कि भैया मोहरों से धार्मिक प्रथा के बारे में क्या पता चलता है। तो ये कुछ मोहर हैं। ठीक है, इस मोहर पे आप देख सकते हैं वृषभ का चिन्ह, बहुत सारी जो चिन्ह लिखे हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो मोहरें जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं। ठीक है, कुछ दृश्य बने हैं, कुछ अन्य जिस पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित है। मानस अनुसार ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है। ठीक है, एक आद्य शिव है। इस तरीके से कभी कभी जैसे जानवरों से घिरा दिखाया जाता है वो आद्य शिव, यानी कि अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक आरंभिक रूप की संज्ञा दी जाती है जो कि शिव है। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो, धार्मिक जो निर्माण है, धार्मिक प्रथाओं के निर्माण में वे वस्तुएं जो असामान्य थी वो धार्मिक वस्तु की रही होंगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है, यानी कि नारी की मूर्ति मिली है जिसके मुख पर एक विशेष प्रावधान यानी कि मेकअप है, उसे मातृ देवी की संज्ञा दी गई। सेकेंड। थर्ड पॉइंट कि पुरुषों की दुर्लभ मूर्तियां पाई गई हैं जिससे पुरोहित राजा की मूर्ति संज्ञा दे दी गई। फोर्थ हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है कि अनुष्ठानिक महत्व, जो विशाल स्नानागार पाए गए हैं, वेदियां जो पाई गई हैं, उसे कहते हैं कि विशेष अनुष्ठानिक महत्व के लिए किए जाते होंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है, मोहर है। अब इन मोहरों में क्या था कि कुछ मोहरों पर अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, कुछ पर पेड़ पौधे हैं, तो अर्थात ये प्रकृति की पूजा करते होंगे। एक सिंह वाला जानवर है तो इसे एक श्रृंगी कहा जाता होगा, उसकी पूजा करते होंगे। कुछ जानवरों से घिरे हुए एक जो व्यक्ति हैं उसे शिव की संज्ञा दी गई है। तो इस तरीके से जो धार्मिक प्रथाएं हैं उनका पुनर्निर्माण यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर इस तरीके से आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है गाइस, हमारा जो चैप्टर था वो यहाँ पे इजीली तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी के सारी जो चैप्टर के वीडियोस हैं वो अच्छे समझ में आए होंगे। वैसे आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। आज जो मैंने आपको समझाया वो सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हुए हैं या नहीं। अभी भी आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।